साल की उम्र में जब मैं पुणे आया तो मेरे दिल में नौकरी का जोश था, पर एक गहरा अकेलापन भी था जो शहर की भीड़ में खो जाने का डर दे रहा था। ट्रेन से उतरकर जब मैं एक शांत गली में पहुंचा तो मेरी मुलाकात मेरी नई मकान मालकिन सुनीता काकी से हुई। काकी का घर बाहर से शांत था, पर अंदर मैंने जल्द ही एक गहरा भावनात्मक खालीपन महसूस किया। उनके पति रमेश अंकल अपने बड़े बैंक के काम में इस कदर डूबे थे कि घर उनके लिए बस रात गुजारने की जगह थी। काकी को उनके साथ बैठकर दो पल बात करने का मौका भी मुश्किल से मिलता था। उनके बच्चों के स्कूल और ट्यूशन में व्यस्त रहने के कारण काकी का अधिकांश समय अकेलेपन में बीतता था। शुरुआत में हमारी बातचीत किराए और रोजमर्रा के कामों तक ही सीमित थी, पर धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि जब मैं लंच के लिए नीचे आता तो काकी मुझे देखकर एक पल के लिए रुक जाती थीं, मानो उन्हें बात करने का एक सहारा मिल गया हो। एक दोपहर जब मैंने उन्हें देखा, उनकी शालीनता, उनकी सौम्य सुंदरता, तो मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि अंकल इस आकर्षक व्यक्तित्व को क्यों नहीं देख पाते। वो सिर्फ सुंदर नहीं थीं, वो संवेदनशील और समझदार थीं, पर अकेली थीं। मैंने अपनी दिनचर्या बदली। अब मैं लंच के बाद 5-10 मिनट उनके साथ उनकी बालकनी में बैठता, जहां वो पौधे लगाती थीं। मैं अपनी नौकरी की चुनौतियां और नए शहर में आने की घबराहट बताता, और वो एक शांत श्रोता बनकर सुनती रहती थीं। इस समय हमारे बीच की हवा में एक अजीब सी कोमलता भर जाती थी, जो दो अकेले आत्माओं के मिलने से पैदा होती है। यह हमारा साझा विश्वास था, जो हमारे बीच गहरे भावनात्मक रिश्ते की नींव बन रहा था। एक शाम जब मैं ऑफिस से थका हारा लौटा तो मैंने देखा कि वो बालकनी में बैठी उदास थीं। उन्होंने बताया कि अंकल आजकल और ज्यादा व्यस्त रहते हैं और शायद वो भूल गए हैं कि वो भी इस घर में हैं। उनकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बल्कि अपने रिश्ते के टूटने का गहरा दुख था। काकी, मैंने तुरंत कहा, आप इतनी अच्छी खाना बनाती हैं, घर को इतना सुंदर रखती हैं। आप कितनी दयालु और समझदार हैं। आपकी आंखों में जो शांत स्नेह है, वो किसी को भी सहारा दे सकता है। आप बहुत खास हैं। मेरे शब्दों ने उन्हें छुआ। उनकी आंखें नम हो गईं। तुम पहले इंसान हो बेटा, जिसने मुझे इतने प्यार और सम्मान से देखा। ये वो क्षण था जब हमारी दोस्ती गहरे निस्वार्थ प्रेम की ओर बढ़ गई। ये वो प्रेम था जो समझ, देखभाल और निस्वार्थ समर्पण पर आधारित था। ये एक दूसरे की भावनात्मक दुनिया को समझने का प्रेम था। कुछ हफ्ते बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया और मैं पूरी तरह टूट गया। काकी ने मेरे लिए चाय बनाई और मेरे साथ घंटों बैठी रहीं। उन्होंने मुझे प्यार और समझदारी से संभाला। उन्होंने कहा, विकास, तुम इतने अच्छे और सच्चे हो। तुम्हारी आंखों में इतना विश्वास है। जो तुम्हें नहीं समझा वो उसका नुकसान है। और उन्होंने धीरे से हंसते हुए कहा, अगर मेरी उम्र थोड़ी कम होती तो मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनती, जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैं अपनी भावनाओं में बहकर कुछ कहने ही वाला था, पर मुझे अपने सीमाओं का ध्यान आया। मैं उठा, पर उन्होंने मेरा हाथ प्यार से पकड़ लिया। उस स्पर्श में बिजली नहीं, बल्कि गहरा भावनात्मक आश्वासन था। विकास, उन्होंने आंखें मिलाकर कहा, मैं तुम्हें अकेलेपन से जरूर हाथ दे सकती हूं। हम पास बैठ गए। उस रात हमने घंटों बातें की। हमने अपने अकेलेपन, टूटे हुए सपनों और अनकहे दुखों को एक दूसरे के साथ बांटा। वो रात यादगार थी, क्योंकि ये सिर्फ दो आत्माओं का भावनात्मक मिलन था, जहां हर शब्द विश्वास और सुरक्षा से भरा था। हमने एक दूसरे को जो भावनात्मक सहारा दिया, वो किसी भी शारीरिक निकटता से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा था। हमने एक दूसरे के जीवन के हर छोटे बड़े हिस्से को सम्मान दिया और एक दूसरे के लिए निस्वार्थ समर्थन का स्रोत बन गए। हमारा रिश्ता किसी को जज करने का मौका नहीं देता। हम रोज उनकी बालकनी में मिलते, एक दूसरे का हाथ थाम कर घंटों चुप रहते या हंसते। काकी ने मुझसे एक बार कहा, विकास, रमेश अंकल ने मुझे बहुत कुछ दिया, पर जो सुकून और भावनात्मक गर्माहट तुमने मुझे दी है वो अनमोल है। तुम्हारे साथ बातें करके मुझे लगता है कि मैं भी किसी के लिए जरूरी हूं। मैंने भी उनसे यही कहा। हम दोस्त से कहीं आगे थे। हम एक दूसरे की भावनात्मक दुनिया थे। इस कहानी से मुझे ये सीख मिली कि रिश्तों में सच्चा प्रेम और रोमांस स्पर्श से नहीं, बल्कि समय, विश्वास और सच्चे भावनात्मक जुड़ाव से पनपता है। और यही कारण है कि आज भी पुणे का वो घर मेरे लिए सिर्फ मकान नहीं, बल्कि उस गहरे निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है जो मैंने सुनीता काकी के साथ साझा किया। ये एक ऐसा बंधन था जो समय और दूरी से परे था, एक सच्चा मानवीय जुड़ाव जिसने दो अकेले लोगों को